वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 21 जून 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फोर टॉपिक्स। फर्स्ट इज लेसन फ्रॉम हिस्ट्री। इंडिया चाइना जो वॉर हुआ था 1962 से, उससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है। तो एक तरह से ये आप सोच सकते हो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की हिस्ट्री है और आसाम रिलेटेड है, क्योंकि चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर चाइना को टच करता है और साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी आप इसको इम्पोर्टेंट समझ सकते हो। सेकेंड टॉपिक इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। व्हाट हैपेंस इफ ईरान चूज टू लीव द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एनपीटी अगर ईरान लीव कर दे तो क्या होने वाला है, आईआर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। थर्ड टॉपिक इज रिवर्स फ्लिपिंग। फ्लिपिंग क्या होता है, रिवर्स फ्लिपिंग क्या होता है। तो ये इकोनॉमी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इस साल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था, बट अगले साल भी प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। एंड द फोर्थ टॉपिक इज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। योगा डे के नाम से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। योगा डे 21 जून को हम लोग मनाते हैं, तो योगा के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है, श्री अरूप कुमार दत्ता ने लिखा है, आसाम ट्रिब्यून का एक तरह से आर्टिकल है। लेसन फ्रॉम हिस्ट्री, द फर्स्ट इंडिया चाइना बॉर्डर क्लैश। तो इंडिया चाइना का जो फर्स्ट बॉर्डर क्लैश था 1962, वो अब हिस्ट्री बन चुका है। उससे अभी हमें क्या सीखने के लिए मिल सकता है। उससे हमें ये सीखने के लिए मिल सकता है कि जो 1962 का इंडिया चाइना वॉर हुआ, उसने नॉर्थ ईस्ट का वनरेबिलिटी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया कि नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा वनरेबल है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है उसका। उसको रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ इंटीग्रेट करके रखना होगा, तो बहुत सारे एक्सटर्नल थ्रेट होंगे उस पर। तो ये पूरा पूरा चीज़ उसने हाईलाइट किया। अगर हम इंडो चाइना वॉर 1962 के बारे में बात करें, तो 20 अक्टूबर को चाइनीज पीएलए, चाइनीज जो आर्मी है, वो नेफा, जो अभी हम नेफा को किस नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, उसको इन्वेड कर दिया। स्विफ्टली कैप्चरिंग तवांग एंड एडवांसिंग टू बॉम्बडिला। तवांग कैप्चर करके बॉम्बडिला की तरफ ये लोग आ गए। 21 नवंबर को चाइना डिक्लेयर्ड यूनिलेटरल सीज फायर। तो 20 अक्टूबर से 21 नवंबर, ऑलमोस्ट मोर देन अ मंथ, ये एक तरह से अंदर घुस के ये लोग यहाँ पे बैठे रहे। 1962 का जो बैकग्राउंड है, जो फ्रिक्शन का कॉज है कि इंडिया चाइना वॉर क्यों स्टार्ट हुआ, खासकर अगर हम बात करें नेफा में, नेफा जो आजकल जिसको हम लोग अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, उसको पहले हम लोग नेफा के नाम से जानते थे। ठीक है, तो हो ये रहा था कि फॉर एग्जांपल इंडिया है, और इंडिया और चाइना ने एक दूसरे के साथ पंचशील अग्रीमेंट साइन किया था। पंचशील पंचशील अग्रीमेंट का मेन प्रिंसिपल ये था कि एक दूसरे कंट्री में का जो डोमेस्टिक अफेयर है, डोमेस्टिक अफेयर में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। नॉन इंटरफेरेंस इन द डोमेस्टिक अफेयर। और यहाँ पे जो तिब्बत वाला एरिया है, तिब्बत वाला एरिया एक्सेप्ट कर लिया गया कि तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना। तिब्बत में दलाई लामा रिलीजियस, स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर का रोल प्ले करते हैं, बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल लीडर। तो अब चाइना ने फिर अपनी आर्मी को तिब्बत भेजा और वहां से दलाई लामा को निकलना पड़ा। दलाई लामा अपने बहुत सारे सपोर्टर्स को लेकर निकले, और ऑब्वियस बात है जब उनको असाइलम सीख करेंगे तो कहाँ मिलेगा, इंडिया में। तो इंडिया में बीइंग अ बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल लीडर, अगर नहीं भी होते बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल लीडर, तो भी इंडिया ऐसे असाइलम सीकर को अतिथि देवो भव हमारे कल्चर के हिसाब से असाइलम देती है। तो यहाँ पे हमने उनको असाइलम दिया 1959 में। चाइना ने रिजेंट किया, चाइना ने बोला कि आप क्यों असाइलम दे रहे हो, जबकि हमारी तो पंचशील हुआ है, हम तो एक दूसरे के डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करने वाले थे। तो चाइना ने एक ये भी रीजन बताया, क्लैशिंग नेशनल इंटरेस्ट एंड डिफरिंग विजन फॉर एशिया। तो ऐसे रीजन बता के चाइना, एक तरह से चाइना ने वॉर अनाउंस किया, और चाइना इमर्ज विक्टोरियस। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, नहीं बोलने वाली बात नहीं है, क्योंकि चाइना ने हमारा एक तरह से, अगर हम बात करें तो उस समय पे जो जम्मू एंड कश्मीर का लद्दाख का एरिया है, अक्साई चीन, वो भी हमसे ले लिया। अक्साई चीन जो ये वाला एरिया है, दिस इज नॉट ऑफिशियली, अगर अब हम मैप की बात करें तो हमारा क्लेम तो पूरा ही है, बट इट इज ऑक्यूपाइड बाई चाइना अभी के लिए, अक्साई चीन एरिया जो है। ठीक है, तो ये एक बॉर्डर का हिस्सा है। लद्दाख का और सारा एरिया चाइना मांगता है, हम लोगों से क्लेम करता है। तो ये अगर हम बात करें इंडिया चाइना बॉर्डर में, तो ये वेस्टर्न सेक्टर के नाम से जाना जाता है, वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर ये वाला जो है, ये मिडिल सेक्टर है। एंड मिडिल सेक्टर में कोई खास डिस्प्यूट नहीं है इंडिया और चाइना के बीच में। फिर आते हैं ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश को खासकर चाइना बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है तिब्बत का साउथ वाला पोर्शन है, साउथ तिब्बत है। अरुणाचल प्रदेश को अपना इलाका चाइना क्लेम करने में लगा रहता है। तो ये है चाइना की बात है।
अगर हम बात करें चाइना के अलावा ये एरिया की बात करें, ये एरिया, ये जो पतला सा एरिया आप देख रहे हो, ये पतला सा एरिया क्या है? ये पतला सा एरिया को हम बोलते हैं इंडिया का चिकन स्नेक। चिकन नेक क्यों? क्योंकि चिकन को आप देखोगे, मुर्गी को, मुर्गी का जो गर्दन होता है बहुत पतला होता है। तो अगर द रेस्ट ऑफ ये जो आप देख रहे हो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन अगर इंडिया का हेड है और बाकी पोर्शन से, तो ये फिर क्या है? उसका नेक है। और नेक क्या है? बहुत पतला है। चिकन नेक है। कितना पतला है? 21 से 22 किलोमीटर ही इसका विड्थ है बस। तो इतना ही पतला है कि यहाँ पे अगर चाइना और या बांग्लादेश या कोई आर्मी आ जाए, यहाँ से अगर कट ऑफ हो जाए, तो इंटायर नॉर्थ ईस्ट विल बी कट ऑफ फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया का ये स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी है, इंडिया का ये स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी था, और इंडिया का ये स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी रहेगा। 1962 वॉर में ये वल्नरेबिलिटी जो है और उभर उभर के सामने आया था। की इश्यूज एंड चैलेंजेस एक्सपोज, मिलिट्री अनप्रिपेयर्डनेस। उस समय हमारी मिलिट्री अनप्रिपेयर्ड थी। अनप्रिपेयर्ड सिर्फ मोरल से नहीं थी, इक्विपमेंट भी नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, ठीक है। एंड वेयर कॉट ऑफ गार्ड, ऑफ गार्ड पकड़े गए, मतलब हमारा कुछ तैयारी ही नहीं था। चिकन नेक के बारे में बातें हुई कि चिकन नेक जो है हमारा बहुत ही वल्नरेबल एरिया है। तेजपुर जैसे टाउन में बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया था। पैनिक इन टाउन्स लाइक तेजपुर एंड अबंडनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हाईलाइटेड फियर एंड क्योस। लोग अपनी प्रॉपर्टी छोड़ छोड़ के जाने लग गए थे। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया था, टेलीफोन का, टेलीग्राफ कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट की पूरे मेनलैंड इंडिया से पूरी क्लोज हो गई थी। जियो पोलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या था इंडिया के लॉस का? द डिफीट डैमेज इंडियाज इंटरनेशनल स्टेचर। हमारा जो इंटरनेशनल स्टेचर था एक उभरते हुए नेशन का, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। नेहरू जी का विजन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, नेहरू जी का फिर डेथ भी हो गया। इट सोड द सीड ऑफ सब नेशनलिज्म इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को ये लगने लगा कि देखो पूरा इंडिया जो है वो उनका सपोर्ट करने या हेल्प करने बहुत ज़्यादा नहीं आ पाया। तो एक सब नेशनल फीलिंग इनके अंदर नॉर्थ ईस्ट में राइज होने लगी ड्यू टू अ सेंस ऑफ बिट्रेयल एंड नेग्लेक्ट। द क्राइसिस spurred a rethink of national security and border management, leading to efforts at infrastructural development in the north east। धीरे धीरे ये क्राइसिस जो है इंडिया के लीडर्स को समझ में आई, और नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने पे, बॉर्डर को और अच्छे से मैनेज करने पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। स्ट्रैटेजिक अवेयरनेस हुआ। पहले तो स्ट्रैटेजिक अवेयरनेस चिकन नेक क्या हुआ, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, उस समय से कंटिन्यू थोड़ा बहुत होना शुरू हो गया। रोड्स का हमने ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनाया, रेल का बनाया, एयर कनेक्टिविटी बनाया फॉर स्विफ्ट ट्रूप मूवमेंट। आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में और पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो फ्लाइट कनेक्टिविटी है, जो एयरपोर्ट्स हैं, वो एयरपोर्ट्स काफ़ी हैं, भले छोटे छोटे एयरपोर्ट हैं, बट एयरपोर्ट्स की संख्या जो है वो अच्छी खासी है। फॉर एग्जाम्पल आसाम में भी नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स अच्छे खासे हैं, इतने बिहार में भी नहीं है, जबकि पॉपुलेशन बिहार में काफ़ी ज़्यादा है। रीज़न क्या है? छोटे छोटे फ्लाइट्स चलाए जाते हैं और उनको ऑपरेशनल रखा जाता है, ठीक है। तो क्योंकि वनरेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा की हिस्सा है कि अगर आर्मी एयरफोर्स डिप्लॉय करना होगा तो एयर रूट से हम बहुत इजली डिप्लॉय कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। डिप्लोमेटिक प्रूडेंस, अवॉइड कॉम्प्लेसेंसी इन रिलेशन विद चाइना। चाइना के साथ हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं रहना होगा कि अच्छा ठीक है, जो होगा वो देख लेंगे, जो होगा फिर देखा नहीं जाता। स्लोगन्स लाइक हिंदी चीनी भाई भाई बिफोर 1962 प्रूव्ड मिसलीडिंग। मिसलीडिंग बहुत ज़्यादा हुआ। हिंदी चीनी भाई भाई, हम भाई भाई करते रह गए और वो हमें अटैक करके चला गया। ट्रस्ट बट वेरीफाई, हमें सामने वाले को पॉजिटिव तरीके से देखना होता है, नेगेटिव तरीके से नहीं देखना, बट हमें फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना होता है, हमें पूरा वेरीफाई करके रखना होता है। तो चाइना के साथ या किसी भी कंट्री के साथ डील करने में, इंटरनेशनल रिलेशन में अभी जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो ऐसी ही है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में और बात करते हैं। ट्रिगर्ड फियर, आइसोलेशन एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। नॉर्थ ईस्ट में और ज्यादा फियर हो गया, आइसोलेशन हो गया और आइडेंटिटी क्राइसिस देखने लगा। The sudden Chinese advance and lack of protection left people feeling vulnerable and cut off from the rest of India। People जो है पहले से vulnerable फील करने लगे, और नॉर्थ ईस्ट के लोग, और ऐसा लगने लगा कि क्या वो रेस्ट ऑफ इंडिया से बिल्कुल से अलग हैं, प्रोटेक्टेड नहीं है। सोड सीड्स ऑफ फ्यूचर मास मूवमेंट। और असम में उसके बाद फ्यूचर मास मूवमेंट हुए 1970s में, 1980s में, जब बांग्लादेशी जो इमिग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट्स हैं, वो इलीगली असम में आने लगे। Exposed neglect of Northeast development. The war highlighted poor connectivity, weak infrastructure, and minimal integration of Northeast into national planning. Northeast को नेशनल प्लानिंग में बहुत मिनिमल अटेंशन दिया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने लगा, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन द नॉर्थ ईस्ट, डिपेंड साइकोलॉजिकल स्कार्स एंड हिस्टोरिकल मेमोरी ऑफ इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी जैसा ये दिखता है 1962 वाला टाइम। प्रॉम्प्टेड लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में लोग बहुत ज़्यादा पलायन करने लगे, वहाँ से निकल के आने लगे, दूसरे जगहों पे बसने लगे।
एक्सपोज डिपेंडेंसी ऑन सिंगल वल्नरेबल लिंक विद द मेनलैंड, मेनलैंड के साथ, मेनलैंड इंडिया के साथ सिंगल रिंग जो है वो सिलिगुड़ी कॉरिडोर ही है, ये डिपेंडेंसी जो है और ज्यादा आगे दिखने लगा। अभी क्या हो रहा है फिर, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पॉलिसी शिफ्ट पोस्ट 1962, हम लोग बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, बीआरओ के थ्रू हम लोगों ने काफी ज्यादा एक्सेलरेटेड इंप्रूव किया कनेक्टिविटी को, कनेक्टिविटी टू द सेंसिटिव फ्रंटियर एरियाज। प्रोजेक्ट वर्तक चलाया गया, प्रोजेक्ट अरुणानक चलाया गया, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, बोगीबिल ब्रिज स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी बिटवीन आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, फैसिलिटेटिंग मिलिट्री लॉजिस्टिक। तो बहुत बहुत आवर्स का जो डिस्टेंस था जो बोगीबिल ब्रिज के पहले कवर किया जाता था, बोगीबिल ब्रिज ने वो आवर्स को डिस्टेंस को काफी हद तक कम कर दिया। मिलिट्री ट्रूप्स वगैरह बहुत जल्दी बॉर्डर पे पहुंच सकते हैं बोगीबिल ब्रिज से। सेला टनल प्रोवाइड्स ऑल वेदर एक्सेस टू तवांग, तवांग पहुंचने के लिए सेला टनल बनाया गया कि हमें तवांग का ऑल वेदर कनेक्टिविटी, अरुणाचल का ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल पाए। कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस क्या है, ऑन गोइंग चाइनीज क्लेम्स ऑन अरुणाचल प्रदेश, स्टेपल वीजा फॉर अरुणाचल। चाइना, अरुणाचल प्रदेश क्या करता है, अरुणाचल के लोगों को स्टेपल वीजा देता है। स्टेपल वीजा क्या होता है कि अगर आपके पास पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट है, अगर आप चाइना जाना चाहते हो, ठीक है, या कोई भी कंट्री जाना चाहते हो, तो वो कंट्री आपको वीजा देगी, है ना, वीजा देगी, एक तरह से अप्रूवल देगी कि यस यू कैन कम टू देयर कंट्री। बट हमारे जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं, चाइना उनको क्या कर देता है, अलग से पेज लगा के स्टेपल वीजा देता है कि चलो तुमको ऐसे ही बस दे देते हैं क्योंकि तुम तो हमारे ही पार्ट हो, तो तुमको वीजा की क्या जरूरत है। Recent remarks by Bangladesh leader Mohammad Yunus highlighted how regional dynamics can still threaten India's strategic interest. मोहम्मद यूनुस ने ये बोला था कि अभी जब इंडिया और पाकिस्तान का एक तरह से वॉर चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, कि चिकन नेक को अलग कर देते हैं, चिकन नेक को काट लेते हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा इंडिया से, तो ये अभी भी वल्नरेबिलिटी हमारा शो करता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू बांग्लादेश के थ्रू हम हमारा कनेक्टिविटी प्लान था ही, बट बांग्लादेश और ज्यादा वल्नरेबल हो रखा है, तो म्यांमार के थ्रू हम नॉर्थ ईस्ट पहुंचने का हमने पूरा कोशिश कर लिया है कि म्यांमार के थ्रू हम कैसे नॉर्थ ईस्ट पहुंच सकते हैं। कालाधार मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हमारा जोर शोर से चल रहा है। बाकी एक्ट ईस्ट के थ्रू हम बाकी कंट्रीज से भी बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 हमने चलाया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 में सारे बॉर्डर स्टेट को हमने एक तरह से यहाँ पे जोड़ लिया। पहले सारे बॉर्डर स्टेट नहीं हुआ करते थे, आसाम को भी हमने यहाँ पे जोड़ लिया है, और जो भी विलेज वाले एरियाज होंगे, विलेज वाले एरियाज पे बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। पहले हमारी मेंटेलिटी क्या होती थी, पहले हमारी मेंटेलिटी ये होती थी 1962 वॉर तक या और पहले तक और बाद तक भी, कि अगर हम बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो हमारी जो पड़ोसी मुल्क की आर्मी होगी वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की यूज करके और अंदर आती जाएगी। अगर पहाड़ होगा, नदियां होगा, रोड नहीं होंगे, तो वो और अंदर नहीं आएंगे, है ना। जबकि हमारा सोच क्या होना चाहिए कि अगर बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो हमारी खुद की आर्मी बॉर्डर तक इजिली पहुंच पाएगी और बॉर्डर को सेफगार्ड कर पाएगी। तो हमारी थिंकिंग में काफी ज्यादा क्या आया है, चेंज आया है। वे फॉरवर्ड होलिस्टिक बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट हमें और ज्यादा होलिस्टिक करना होगा। नॉर्थ ईस्ट का इंटीग्रेशन सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे और ज्यादा करना होगा। विजिलेंस ऑन जियो पॉलिटिकल मनूवरिंग बाई चाइना, चाइना क्या क्या स्टेप्स ले रहा है उसको देखते रहना पड़ेगा, विजिलेंस रखना पड़ेगा पूरा। एनहांस रीजनल कोऑपरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को बिना कॉम्प्रोमाइज किए हमें रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाने पे ध्यान देना होगा। सेकंड टॉपिक, व्हाट हैपेंस इफ ईरान चूज टू लीव द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन मतलब होता है फैला देना बहुत ज्यादा, है ना, तो न्यूक्लियर को बहुत ज्यादा फैलाने से रोकने को बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एनपीटी, एनपीटी कब साइन हुआ था, 1968 में। 1970 से एनपीटी इफेक्ट में आ गया था। तो एनपीटी ये कहता है कि 1967 तक जिन कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया, फॉर एग्जांपल 1967 तक यूएस तो बहुत पहले बना चुका था, हिरोशिमा नागासाकी पर अटैक भी किया, यूएसएसआर ने बना लिया था, यूके ने बना लिया था, फ्रांस ने बना लिया था, चाइना ने बना लिया था। ये चारों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर भी हैं, जिनको P5 भी बोलते हैं, इनको वीटो पावर भी है। तो इन पांचों कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया था और इन्होंने सोचा कि बाकी कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने दिया जाए। तो 1968 में एक ट्रीटी लेके आए, बोले कि जिन कंट्रीज ने 1967 तक न्यूक्लियर वेपन बना लिया है, अब कोई आगे न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, है ना, और न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा तो उसको सिविल न्यूक्लियर डील दी जाएगी। सिविल न्यूक्लियर डील, व्हाट इज सिविल न्यूक्लियर डील, सिविलियन पर्पस के लिए
उसको न्यूक्लियर एनर्जी में कोऑपरेट किया जाएगा। ही विल बी और दे विल बी कोऑपरेटेड, द कंट्रीज विल बी कोऑपरेटेड विद सिविल न्यूक्लियर डील। फॉर एग्जांपल आप अभी इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो, ये कोयले से, हाइड्रो पावर से बना हुआ है, तो न्यूक्लियर एनर्जी का भी तो हम यूज कर सकते हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड कराई जाएगी, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बहुत सारी कंट्रीज ने साइन कर लिया धीरे 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 धीरे। इंडिया ने साइन नहीं किया, पाकिस्तान ने साइन नहीं किया, इजराइल ने साइन नहीं किया। यही तीन एक कंट्री बची रही जिन्होंने साइन नहीं किया। इंडिया ने ये बोला कि देखो हम क्यों न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाए, हम भी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे जब चाइना ने बना रखा है, चाइना से तो हमारा वॉर भी हो चुका था 1962 में, तो हम तो न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि चाइना के पास भी है। अगर आप चाहते हो कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बने, तो ये जो बाकी 5 कंट्री हैं इनके पास भी न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों होगा कि उनके पास है और हमारे पास नहीं होगा, है ना? तो एनपीटी इज डिस्क्रिमिनेटरी। इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड वाज एनपीटी इज डिस्क्रिमिनेटरी, और एनपीटी डिस्क्रिमिनेटरी है इसलिए हम भी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, हम एनपीटी साइन नहीं करेंगे। इंडिया ने ये ऑफिशियल स्टैंड हमेशा मेंशन किया है कि इंडिया का जो इंटरेस्ट है दैट इज मोर मेंटेन्ड इन एन न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड। न्यूक्लियर जहां होगा ही नहीं वहां हमारा इंटरेस्ट ज्यादा मेंटेन रहेगा, बट अगर न्यूक्लियर किसी एक के पास है, चाइना के पास, तो हमारे पास भी होना चाहिए। अभी बात क्या है, ईरान ने भी न्यूक्लियर एनपीटी साइन किया था। ईरान जो है तब तक यूएस का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। ईरान में पहलवी साहब, मोहम्मद रजा साहब पहलवी साहब की गवर्नमेंट हुआ करती थी, वो एक तरह से किंग जैसे हुआ करते थे ईरान के। फिर ईरान में मिसरूल और मिस गवर्नेंस बहुत बढ़ने लगा, है ना, बहुत ज्यादा सेकुलरिज्म वाली चीजें आने लगी, जो ईरान के क्लर्जिक लोगों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता था। वहां की जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता था। 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन हो जाता है, ईरान की गवर्नमेंट का तख्ता पलट हो जाता है। वो रेवोल्यूशन जो है इस्लामिक रेवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख रहे हो ना, अफगानिस्तान में क्या आया, तालिबान आया, तो अब तालिबान से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बट बता रहे हैं कि वैसा ही रेवोल्यूशन कहाँ आया, ईरान में। और ईरान में एक इस्लामिक रिजीम स्टैब्लिश हो गई, थियोक्रेटिक, थियोक्रेटिक जो रिलीजन से चलेगी, है ना, सारा प्रेसिडेंट वगैरह सब कुछ होंगे, मिलिट्री हेड, बट सबके ऊपर होगा एक सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह रुहुल्लाह खमीनी साहब, उस समय पे अयतुल्लाह रुहुल्लाह खमीनी साहब उस टाइम पे ईरान के सुप्रीम लीडर बने। आज दूसरे लीडर हैं जिनका नाम है अयतुल्लाह खमीनी, दोनों अलग अलग हैं। तो ये बात ईरान में होने लग गई थी। अब ईरान जो था उसके पहले लेकिन एनपीटी साइन कर चुका था, और बाद में जब वो इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर किया अपने आप को, तो उसके साथ यूएस यूएस से रिश्ते खराब होने लगे, क्योंकि पुरानी गवर्नमेंट के यूएस से रिश्ते अच्छे थे। यूएस ने उनको काफी हद तक हेल्प किया था हमेशा गवर्नमेंट में बने रहने के लिए, ठीक है। तो यूएस से रिश्ते खराब होने लगे, इसराइल से रिश्ते खराब होने लगे, और बहुत ज्यादा खराब होने लगे। अभी आप देख रहे हो कि इसराइल और ईरान का सीधे सीधे वॉर चल रहा है, और ईरान इसराइल के पास बहुत कंट्रीज को लगता है क्लैंडस्टिन रूप में, क्लैंडस्टिन मतलब छुपा के इसराइल ने न्यूक्लियर वेपन बना भी रखा है, ठीक है। काफी हद तक सारे कंट्रीज का ये मानना है। इसराइल ने कभी डिक्लेयर नहीं किया कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो अब बात करते हैं ईरान की। ईरान ईरान जो है वो भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा था, यूरेनियम को इनरिच कर रहा था। यूरेनियम यूरेनियम जो है ईरान में, यूरेनियम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करने वाला कंट्री है ईरान। मतलब इसको सिविल न्यूक्लियर डील मिला हुआ है। मतलब यहाँ पे एक इंस्पेक्टर जो है आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो ईरान में जा सकती है, ईरान में देख सकती है कि न्यूक्लियर एनर्जी का क्या स्टेटस है। तो आईएईए ने वार्न किया है कि ईरान जो है न्यूक्लियर को इनरिच करता जा रहा है, और ये इनरिचमेंट अगर बढ़ता जाएगा तो इनरिचमेंट बढ़ते बढ़ते उस न्यूक्लियर का यूज, उस यूरेनियम का यूज न्यूक्लियर वेपन के लिए किया जा सकेगा। और ये खतरा है इसराइल को। तो इसराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया। इसराइल को एक तरह से खतरा कैसा है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कि ईरान जो है ना, बीइंग अ लीडर ऑफ इस्लामिक नेशंस, इसराइल और ज्यूस, इसराइल में कैसे लोग रहते हैं, ज्यूस, ज्यूस लोगों का और मुस्लिम लोगों का बहुत अच्छा बनता नहीं है ना, ग्लोबल स्केल पे ही बहुत ज़्यादा नहीं बनता, क्योंकि इसराइल में पैलेस्तीनियन लोग भी रहते हैं जो कि मुस्लिम लोग हैं, अरेबियन ओरिजिन के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, और यहाँ पे इनकी बहुत अच्छी नहीं बनती, बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है ना। बहुत बार इसराइल पे ये क्लेम लगते रहता है कि इनोसेंट पैलेस्टीनियन लोगों को मारते रहा है। तो यहाँ से पूरी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इसराइल की एक तरह से दुश्मन है, और खासकर ईरान। तो ईरान यहाँ पे सीधे न्यूक्लियर वेपन बनते ही इसराइल को थ्रेट है बहुत ज़्यादा, तो इसराइल ने अटैक कर दिया। और अब बात ये हो रहा है कि चूंकि ईरान के अगेंस्ट में बाकी कंट्रीज हैं, यूएस वगैरह, तो ईरान जो है एनपीटी से बाहर ही आ सकता है। ईरान अगर एनपीटी से बाहर आया तो आईएईए तो इंस्पेक्शन करने में नहीं जा पाएगा, फिर वो ईरान एक्चुअली में क्या कर रहा है वो किसी को पता भी नहीं चलेगा। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी,
इट वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन जून 12, 1968। 1970 में ये इफेक्ट में आया। इट इज द ओनली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी दैट परसूज न्यूक्लियर वेपन स्टेट टू परस्यू डिसआर्मामेंट। न्यूक्लियर वेपन स्टेट को डिसआर्मामेंट के लिए परस्यू करता है, P5 को छोड़ के, है ना। P5 ये क्या करता है, न्यूक्लियर वेपन को प्रिवेंट करने से रोकता है, पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करता है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को प्रमोट करता है। द ट्रीटी डिस्टिंग्विशेस बिटवीन न्यूक्लियर वेपन स्टेट एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ट्रीटी डिस्टिंग्विश करती है न्यूक्लियर वेपन स्टेट कौन से होंगे और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट कौन से होंगे। ये ट्रीटी बोलती है कि जिनके पास 1 जनवरी 1967 तक न्यूक्लियर है वो अच्छा है, जिनके पास नहीं है उनको नहीं होना चाहिए। NNWS, न्यूक्लियर नॉन वेपन स्टेट agree not to manufacture or acquire nuclear weapons. Nuclear weapon states pledge not to transfer nuclear weapons, assist NWS in acquiring them. तो ना उनको असिस्ट करेगा और ना स्पॉन्सर करेगा वेपन को। पीसफुल यूज क्लॉक, ऑल पार्टीज आर अलाउड टू डेवलप न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस अंडर IAEA। IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड के अंदर सारी कंट्री जो इसको साइन कर रही है NPT पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कर सकती हैं। आर्टिकल 10 अलाउ अ कंट्री टू विड्रॉ विथ 3 months नोटिस। 3 महीने की नोटिस देके नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे NPT से विड्रॉ भी कर सकते हैं। इंडिया ने कभी NPT साइन नहीं किया। इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन बनाया और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी यूज किया कि हम पहले यूज तो नहीं करेंगे। न्यूक्लियर टेस्टिंग हमने पहले 1974 में की थी, वो काफ़ी नहीं हुई। 1998 में हम जाके न्यूक्लियर वेपन कंट्री बने, फिर हमने नो फर्स्ट यूज पोस्चर जारी किया कि हम पहली बार न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेंगे। अगर कोई दूसरी कंट्री हम पे यूज करती है तभी करेंगे, अदरवाइज हम न्यूक्लियर का यूज नहीं करेंगे। तो इंडिया एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन स्टेट में काउंट होता है और इसी की वजह से NPT नहीं साइन करने के बावजूद भी US वगैरह ने इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी डील दिया, बाकी कंट्रीज ने भी इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी डील दिया। ठीक है, ये सारी चीज इंडिया के साथ है। NPT के नॉन मेंबर्स कौन है? इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल। साउथ सुडान रिमेन्स नॉन सिग्नेटरी विदाउट नोन न्यूक्लियर एम्बिशंस, क्योंकि साउथ सुडान बहुत लेट से कंट्री बना था। साउथ सुडान बिकेम कंट्री वेरी रिसेंटली। Countries planning to leave. North Korea signed in 1985, withdrew in 2003 and went on to develop nuclear weapons. ठीक है, नॉर्थ कोरिया ने पहले साइन किया फिर विड्रॉ कर लिया। ईरान ने साइन किया हुआ है और ईरान के बारे में IAEA बताता रहता है। IAEA क्या करता है? इंस्पेक्शन करता है कि अगर कोई न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर रहा है तो उसको वेपन में तो कन्वर्ट नहीं कर रहा है। व्हाट हैपेंस इफ ईरान लीव्स द NPT? एंड ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ओवरसाइट। IAEA का ओवरसाइट खत्म हो जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ अदर्स, बाकी कंट्रीज भी क्या करेंगे? न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू कर देंगे। रीजनल सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाएगा। नॉन प्रोलिफरेशन का जो ब्रेकडाउन है वो होना शुरू हो जाएगा। वे फॉरवर्ड क्या है? ईरान और इसराइल का डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होना बहुत जरूरी है। IAEA की अथॉरिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है। डिसआर्मामेंट एफर्ट को और ज्यादा बढ़ाना है। रीजनल आर्म्स रेस को रोकना है। रीजनल, क्योंकि ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन बनाता है तो सऊदी अरेबिया भी बनाएगा, तो एक पूरे रीजन में न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी। रिवर्स फ्लिपिंग किसको बोलते हैं? व्हाट इज रिवर्स फ्लिपिंग? फ्लिपिंग के पहले समझ लेते हैं फ्लिपिंग। व्हाट इज फ्लिपिंग? फॉर एग्जांपल इंडियन कंपनीज जो है, इंडियन कंपनीज वो क्या करने लगी, है ना, इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, दे आर रजिस्टर्ड इन इंडिया। फिर क्या करने लगी, कोई फॉरेन कंट्री है सिंगापुर में या फिर फॉरेन कंट्री US में, उसने खरीद लिया इंडियन एंटिटीज को। इंडियन एंटिटीज को खरीद लिया, अब वो सिंगापुर की कंपनी बन गई, अब वो US की कंपनी बन गई, या उन्होंने अपना पेरेंट कंपनी शिफ्ट कर लिया, कहीं और लोकेशन पे जाकर शिफ्ट कर लिया। तो फिर वो इंडियन कंपनी नहीं, किसी और कंट्री की कंपनी बन गई जहां पे उनको फेवरेबल टैक्सेस रेट मिल रहा है। इसको बोला गया फ्लिपिंग। इंडिया से कंपनीज का बाहर जाना, किसी और जगह पे उनका हेडक्वार्टर शिफ्ट होना, जिससे प्रॉफिट वो शिफ्ट कर सकें, जिससे इन्वेस्टर, इंडियन इन्वेस्टर कहीं और जगह जाके उनको इन्वेस्ट करना पड़े, दैट इज कॉल्ड फ्लिपिंग। और अभी ऐसा हो रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट के एफर्ट से और बाकी वर्ल्ड का जो माहौल है उससे भी बहुत सारी कंट्रीज जो इंडियन ओरिजिन की थी या इंडियन ओरिजिन की नहीं भी थी, वो इंडिया के मार्केट में रजिस्टर होना चाहती हैं, इंडिया में अपना पेरेंट कंपनी शिफ्ट करना चाहती हैं, क्योंकि इंडिया में अगर वो पेरेंट कंपनी शिफ्ट करती हैं तो इंडिया के स्टॉक मार्केट पे वो रजिस्टर हो सकती हैं। और एक बार वो इंडिया के स्टॉक मार्केट पे रजिस्टर हो जाएंगी तो हम जैसे और आप जैसे इन्वेस्टर जो हैं डायरेक्टली उनमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, उनको पैसा मिल पाएगा और वो और ज़्यादा अपना बिजनेस एक्सपेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो इंडिया के स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होने के लिए पेरेंट कंपनी कहाँ पे होनी चाहिए? इंडिया में होनी चाहिए। तो ये कोशिश अब को क्या बोला जाएगा? रिवर्स फ्लिपिंग बोला जाएगा।
SEBI has introduced key regulatory relaxations to ease IPO norms and incentivize IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहली बार जब कोई कंपनी पब्लिक को ऑफर देती है कि आओ मेरा शेयर खरीद लो, उसको बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ नॉर्म्स एंड इंसेंटिवाइज स्टार्टअप टू शिफ्ट देयर लीगल बेस बैक टू इंडिया थ्रू रिवर्स फ्लिपिंग। रिवर्स फ्लिपिंग के थ्रू वो अपना लीगल बेस वापस इंडिया शिफ्ट करें। व्हाट इज फ्लिपिंग? फ्लिपिंग रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ फुल ओनरशिप ऑफ एन इंडियन कंपनी टू एन ओवरसीज एंटिटी। इंडियन कंपनी जो है वो ओवरसीज एंटिटीज को क्या करती है, अपना फुल ओनरशिप का ट्रांसफर कर देती है। इसको फ्लिपिंग बोलते हैं। तो फ्लिपिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था। प्री फ्लिपिंग, फ्लिपिंग के पहले क्या है, रेसिडेंट शेयर होल्डर या नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर इंडिया कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। एक बार जब फ्लिपिंग हो गया तो इंडिया के शेयर होल्डर्स यूएस सिंगापुर के कंपनी के थ्रू इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फ्लिपिंग इसको बोला जाता था। फ्लिपिंग से क्या होने लगा, दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन इंडियन कंपनी बिकमिंग अ 100% सब्सिडरी ऑफ फॉरेन एंटिटी। फॉरेन एंटिटी का सब्सिडरी बनने लगी थी, किसकी वजह से? फ्लिपिंग की वजह से। फ्लिपिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आउटलाइन किया था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स में एंड रेगुलेशन में कि फ्लिपिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। रिवर्स फ्लिपिंग क्या है? रिवर्स फ्लिपिंग refers to the process by which Indian startups that were earlier incorporated abroad shift their domicile back to India, making India their legal and operational headquarter। इंडिया को अपना लीगल और ऑपरेशनल हेडक्वार्टर बनाएंगे। देखो ये पैसा वापस कहाँ आएगा? इंडिया में आएगा। It allows Indian companies to access domestic capital market, reduce compliance complexity, and align with evolving global tax and regulatory environment. The shift helps startup टैप इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। ये शिफ्ट क्या करेगा? इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में जो पैसा है, लोग पैसा लगाते हैं, वो स्टार्टअप्स को मिलेगा। फेवरेबल इंडियन रेगुलेटरी इकोसिस्टम मिलेगा, इंडिया का रेगुलेशन उनको मिलेगा। रिवर्स फ्लिपिंग का की फीचर्स क्या होगा? डोमेस्टिक लिस्टिंग, इंडिया के अंदर वो क्या कर सकेंगे, अपनी कंपनी को लिस्ट करा सकेंगे। लिस्ट है ना, इंडिया के स्टॉक मार्केट पे वो आ सकेंगे, उसको लिस्टिंग बोलते हैं। उनका कॉम्प्लायंस सिंप्लीफाई हो जाएगा। कॉम्प्लायंस मतलब क्या, रूल रेगुलेशन उनको फॉलो करने हैं, वो इजी हो जाएगा। इंडिया के कैपिटल मार्केट में बूस्ट मिलेगा। कैपिटल मतलब पैसे वाला मार्केट है ना, जहाँ पे आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, पैसा को इन्वेस्ट करते हो और कंपनी को बड़ा बनाते हो। जब हम बात करते हैं ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन सा होता है? याद करो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो कैपिटल चाहिए प्रोडक्शन के लिए और कैपिटल मार्केट को बूस्ट मिलेगा क्योंकि स्टार्टअप्स यहाँ पे आएंगी। टैक्स एंड लीगल अलाइनमेंट और ज्यादा पहले से बेटर होगा। SEBI has allowed promoters, founders to retain employee stock option plan। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन के एम्प्लॉई और सस्ते दाम पे कंपनी का स्टॉक खरीद पाए, उसको बोलते हैं एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। लास्ट टॉपिक, 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। योगा डे, योगा क्या है? योगा योगा बोलते हुए योगा आदत हो गया है। बचपन से मैं योग बोलता था, योग, मैं योगा नहीं बोलता था क्योंकि योग ही बोला जाता था। जब मैं बड़ा होने लगा तो योगा बोलना फैशन हो गया था। योग और योगा में क्या अंतर है? बहुत बार कैंडिडेट्स आते हैं इंटरव्यू के टाइम पे और उनका हॉबी होता है योगा, ठीक है। उनसे पूछा जाता है कि आप योगा और योग में डिफरेंस बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योगा एंड योगा? एंड एब्सोल्युटली देयर इज नो डिफरेंस। योग इज हिंदी वर्ड, योग इज संस्कृत वर्ड, योग इज आवर ट्रेडिशनल वर्ड दैट वी हैव बीन यूजिंग। और योगा जो वैसा वर्ड है जो यूएस जाके योगा बन गया है। तो योग जो है हम लोग हमेशा से करते आए हैं, ट्रेडिशनली 2000-3000 ईयर्स पहले से योग जो है इंडिया में होते आया है। और योग दिवस को पूरे वर्ल्ड अब सेलिब्रेट करता है, 21 जून को सेलिब्रेट करता है। 21 जून को क्यों सेलिब्रेट करता है? 21 जून का भी अपना सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले इसके बारे में डिस्कस कर लें। 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन जून 21 with the theme Yoga for One Earth, One Health. Global participation has grown from 9 crore in 2018 to 24.53 करोड़। ग्लोबल पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। योगा संस्कृत का वर्ड यूज से डिराइव किया गया है। इसका मतलब होता है ज्वाइन और यूनाइट। अपनी बॉडी को, माइंड और सोल को पूरे यूनिवर्स के साथ जोड़ लो, यूनिवर्स के कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ लो, यूनाइट कर लो, तो योग बोलते हैं। योग मतलब जोड़ना, जोड़, योग। इट इज होलिस्टिक डिसिप्लिन कंबाइनिंग पोस्चर, आसनास को, ब्रेथ कंट्रोल को, मेडिटेशन को, एथिकल लिविंग को, सब कुछ को कंबाइन किया जाता है। इसमें कोई रिलीजन वाली बातें नहीं होती हैं, स्पिरिचुअल बातें जरूर होती हैं। तो स्पिरिचुअल मतलब योर कनेक्शन विद द अलमाइटी, है ना। योर अलमाइटी कैन बी डिफरेंट इफ यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन। प्रैक्टिस अक्रॉस कल्चर, मुस्लिम मेजोरिटी नेशंस में भी, क्रिश्चियन मेजोरिटी नेशंस में भी, ज्यूज कम्युनिटीज में भी योग धीरे धीरे काफी फेमस हो गया है।
adapted into various tradition. Christian mysticism में योगा, जीविस योगा combining asanas with Torah teaching, अलग अलग तरह से योग को लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। योग की फिलॉसफी क्या है? योग स्पिरिचुअल है, रिलीजियस नहीं है। यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर गॉड को ही प्रणाम कर रहे हो, ऐसा कुछ बात नहीं हो रहा है। इनवाइट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, आपके अंदर का कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर किया जाएगा, वेलबींग को एक्सप्लोर किया जाएगा, बिलीफ सिस्टम को एक्सप्लोर किया जाएगा। फिलोसफिकल फाउंडेशन क्या है? आत्मा के बारे में, आत्मा का यूनियन होगा डिवाइन के साथ। पाथ क्या है? कर्म योग, आप कर्म योग करते जाओ, भक्ति योग करते जाओ, डिवोशन, ज्ञान योग, स्नान योग मतलब ज्ञान योग करते जाओ, राज योग करते जाओ। ठीक है। योगा क्या है? योगा इंडिया की 6 ऑर्थोडॉक्स इंडियन फिलोसफीज में से एक है। षड दर्शन जिनको बोलते हैं, षड दर्शन, 6 इंडियन एंशिएंट फिलोसफी हैं जिसमें से एक है योगा। इंडिया के 6 फिलोसफी कौन है? इंडिया के 6 फिलोसफी हैं जिसका नाम है न्याय, जिसका नाम है वैशेषिका, जिसका नाम है संख्या, जिसका नाम है योगा, जिसका नाम है मीमांसा और जिसका नाम है वेदांता। ये 6 जो है षड दर्शन है, 6 टाइप्स ऑफ फिलोसफी है इंडिया के ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी में। अगर आप पढ़ते हो आर्ट एंड कल्चर, अगर आप पढ़ते हो फिलोसफी, तो आप ये 6 फिलोसफी के बारे में जरूर पढ़ोगे और ये प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये 6 के 6 फिलोसफी। सबके फाउंडर जान लो। न्याय के फाउंडर कौन है? शेख गौतम, गौतम ऋषि जो हैं वो न्याय के फाउंडर हैं। इनका की टेक्स्ट क्या है? न्याय सूत्र। न्याय में कोर फोकस किस पे किया जाता है? लॉजिक पे किया जाता है, डेस्टिनी पे किया जाता है। वैशेषिका, वैशेषिका में ऋषि कन्नड़ जो हैं वो वैशेषिका जो फिलॉसफी है उसके एक तरह से फोर फादर हैं। यहाँ पे एटम का कॉन्सेप्ट भी बताया गया है, रियलिटीज का कॉन्सेप्ट बताया गया है। संख्या में कपिल ऋषि जो हैं, कपिल ऋषि संख्या फिलॉसफी के फोर फादर हैं। और यहाँ ये ड्यूअलिज्म के बारे में बताते हैं, पुरुष और प्रकृति के बारे में बताते हैं। योग के जो फाउंडर हैं वो ऋषि पतंजलि हैं, इसीलिए ऋषि पतंजलि के नाम पे ही बाबा रामदेव ने अपनी कंपनी का नाम पतंजलि रखा है। योग सूत्रास बुक में है, प्रैक्टिकल डिसिप्लिन है, माइंड कंट्रोल करने के डिसिप्लिन है। मीमांसा क्या है? ऋषि जैमिनी इनके फाउंडर हैं, रिचुअल्स और धर्मा के बारे में बताता है। वेदांता क्या है? ऋषि भद्र नारायण इसके फाउंडर है। नॉलेज ऑफ ब्रह्मन एंड लिबरेशन के बारे में यहाँ पे उत्तरा वेदांता में और मीमांसा में, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, बहुत सारी और चीजें भी आ जाती हैं जो आप डिटेल में अलग जगह पढ़ते हो। यहाँ पर ऋषि शंकराचार्य वगैरह का भी काफी ज्यादा जो है कंट्रीब्यूशन आ जाता है। अब हम बात करते हैं योगा डे के ऊपर। योगा में हाथ ज्वाइन करते हैं, यूनियन के बारे में बात करते हैं। ऑरेंज हेलो होता है, फायर एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। ग्लोब वननेस के बारे में बात करते हैं। ग्रीन लीव्स नेचर के बारे में बात करते हैं, योगा डे का लोगो है। ठीक है। ब्राउन लीव्स अर्थ के बारे में बात करता है। ब्लू ह्यूमन आर्ट वाटर इन बॉडी के बारे में बात करता है। तो ये पूरा जो योगा डे का लोगो है ये पूरा वननेस की बात करता है हर तरीके से। योगा डे कब मनाया जाता है? ग्लोबल ऑब्जर्वेंस में, होलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिस के लिए मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन हुआ। और ये रेजोल्यूशन कब हुआ? ये रेजोल्यूशन हुआ दिसंबर 11 2014 को रेजोल्यूशन हुआ। इस रेजोल्यूशन में बहुत ज्यादा वोट पड़ा, है ना। और यहाँ लोगों ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ योगा को हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। फर्स्ट सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन जून 21, जून 21 2015 को पहली बार इसको मनाया गया। इस साल का थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। 21 जून का सिग्निफिकेंस क्या होता है? अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी में ऊपर वाला हेमिस्फेयर क्या है? नदर्न हेमिस्फेयर। नीचे वाला हेमिस्फेयर क्या है? सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करते हैं तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून को होता है। ठीक है। यहाँ पे सन जो है इसके ओवरहेड आया हुआ होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर कौन आया हुआ है? सन। तो सन आया हुआ है तो सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी सन के उसी दिन मिलती है। आप अगर योगा करते हो तो आपको भी सबसे ज्यादा एनर्जी उसी दिन मिलती है। 21 जून इज द डे ऑफ समर सोलिस्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। Summer solstice, it is the longest day and shortest night of the year in the northern hemisphere. During this, countries in the northern hemisphere are nearest to the sun and the sun shines overhead on the Tropic of Cancer. Solstice is a Latin word that means stalled sun. It is a natural phenomena that occurs twice every day. Solstice 2 साल में 2 बार आता है ना, जिसको हम solstice बोलते हैं, है ना। कभी कैंसर के ऊपर और कभी कैप्रिकॉर्न के ऊपर। ठीक है। तो सितंबर 22, 23 और मार्च 2021 को इक्विनॉक्स होता है। डे और नाइट का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है।
जून 20 से 22 के बीच में मतलब 21 को समर सोलिस्टिस होता है, दिसंबर 21-22 को विंटर सोलिस्टिस होता है। सबसे छोटा दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसी दिन होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में बड़ा दिन होगा। योगा एज अ सॉफ्ट पावर पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम ऊंचा कर रहा है। इंडिया हैज अ ट्रेमेंडस कल्चरल पावर। इंडिया की कल्चरल पावर, सिविलाइजेशनल शक्ति को एक तरह से बताने का काम कौन करता है? योगा करता है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा रिफ्लेक्ट्स योगा's immense popularity worldwide, underscoring its richness as soft power resource. By exposing and familiarizing citizens of a globalized world with its own holistic cultural custom, India will gain geopolitical muscle to flex. हमारे पास और ज़्यादा जियो पॉलिटिकल मसल योगा की वजह से बढ़ रहा है। योगा को एज हम सॉफ्ट पावर और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। योगा स्टूडियोज बन रहा है। G20 में भी हमने योगा को बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे डेमोन्स्ट्रेट किया जब G20 का हम लोग क्या कर रहे थे? प्रेसिडेंसी कर रहे थे। In the times of geopolitical turmoil, India's emphasis on dialogue and diplomacy complements its image as a peacekeeping nation. The East's civilizational wisdom, including Indian practices, may offer sustainable peace. योगा जैसी प्रैक्टिसेस जो हैं पूरे वर्ल्ड में सस्टेनेबल पीस लेके आ सकती हैं। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आज के आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।